रोहित और सुहानी हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे, तभी उनके सामने एक कार आकर रुक जाती है। कार की हेडलाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, इसीलिए वो ड्राइवर को नहीं देख पा रहे थे। इतनी रात को इस तरह किसी कार का रास्ते में रुकना उन दोनों को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो जानना चाहते थे कि कार में कौन है। तभी कोई कार से बाहर निकलकर हेडलाइट के सामने खड़ा हो जाता है। अब रोहित और सुहानी उस इंसान को देख पाते हैं और उस इंसान को देखकर वो घबरा जाते हैं। उनके सामने इस वक्त युवराज खड़ा था, जो गुस्से से सुहानी को देख रहा था। क्या सुहानी को फिर से युवराज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? और क्या रोहित की मदद से सुहानी सच की तरफ बढ़ पाएगी? युवराज को देखकर रोहित और सुहानी दोनों ही डर गए थे। युवराज सर, आप इस वक्त यहाँ? युवराज सुहानी से नजरें हटाकर रोहित की तरफ देखता है। यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? युवराज को इस वक्त सुहानी को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज अब सुहानी की आंखों में देखता है। इतनी रात को तुम अपने हॉस्टल से बाहर इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? युवराज की आंखों में गुस्सा देखकर सुहानी डर गई थी। वो मैं यहाँ सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। युवराज सर, आप युवराज कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर सुहानी को बैठा देता है। रोहित ये देखकर हैरान रह जाता है। युवराज गुस्से में रोहित को देखता है। कार में बैठो। रोहित भी डरते हुए युवराज की कार में बैठ जाता है। इसके बाद युवराज फुल स्पीड में कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी को इस वक्त युवराज से बहुत डर लग रहा था। वो बीच बीच में तिरछी नज़र से युवराज को देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। युवराज रोहित को हॉस्टल में ड्रॉप करके सुहानी के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर वो कार रोक देता है। कार रुकते ही सुहानी बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कार से बाहर निकलती है, युवराज भी बाहर आकर सुहानी के सामने आ जाता है और उसे गुस्से में देखता है। अगर फिर कभी तुम इतनी रात को हॉस्टल से बाहर दिखी तो अगले दिन से कॉलेज मत आना। सुहानी खामोशी से वहां खड़ी रहती है। अंदर जाओ। सुहानी युवराज से कुछ नहीं कह पाती और खामोशी से हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी जैसे ही हॉस्टल के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि हॉस्टल वार्डन रिसेप्शन के पास खड़ी थी, जो काफी गुस्से में लग रही थी। सुहानी शर्मा, इस वक्त हॉस्टल से बाहर लड़के के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वार्डन की आवाज़ इतनी तेज थी कि हॉस्टल की कई लड़कियां जाग जाती हैं और रिसेप्शन के पास आ जाती हैं। वो आवाज़ें सुनकर निशा की नींद खुल जाती है। सुहानी को उसके बेड पर ना पाकर निशा भी भागती हुई रिसेप्शन के पास पहुंचती है। वो देखती है वहां वार्डन सुहानी को बुरी तरह से डांट रही थी और सुहानी चुपचाप वार्डन की डांट सुन रही थी। निशा सुहानी को वार्डन से बचाने के लिए बीच में आती है। क्या हुआ मैम? तुम्हारी रूममेट रात के 3:30 बजे हॉस्टल के बाहर लड़के के साथ घूम रही थी और ये बात मुझे कॉलेज के एक प्रोफेसर से पता चली है। इसकी वजह से आधी रात को मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी है। निशा हैरानी से सुहानी को देखती है। वो सुहानी को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुहानी वार्डन को कोई सफाई नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि अगर वो सच बताएगी तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। सुहानी खामोशी से अपना सर झुकाए खड़ी थी। निशा सुहानी की तरफ से वार्डन से माफ़ी मांगती है और बात को हैंडल करती है। कुछ देर तक निशा की कोशिश करने के बाद वार्डन कुछ शांत होती है। माहौल ठंडा होने के बाद निशा सुहानी को लेकर कमरे में आ जाती है। सुहानी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे पहले बता देती तो कम से कम ये ड्रामा तो नहीं होता। और इतनी रात तुझे उससे मिलने जाने की क्या ज़रूरत थी? तू नहीं जानती क्या यहाँ कितना खतरा है? पता नहीं शहर में कितनी आत्माएं मंडरा रही हैं। निशा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रही थी, मैंने एक सपना देखा और जब मेरी नींद खुली तो मैं उस रोड पर थी। वही मुझे एक लड़का मिला और युवराज सर वहाँ आ गए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा, तो वार्डन से तेरी चुगली युवराज सर ने? निशा के सवाल पर सुहानी हाँ में सर हिला देती है। यार, तू जहाँ भी जाती है युवराज सर बेताल बनकर वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? और इतनी रात को वो कार लेकर शहर में क्यों घूम रहे थे? सुहानी निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस वक्त उसके दिमाग में युवराज की कई बातें चल रही थी। युवराज सर कितने गुस्से में थे। कहीं वो मुझे और रोहित को गलत तो नहीं समझ रहे थे?
अगले दिन संडे था और आज निशा और सुहानी को रोहित से मिलने जाना था। सुहानी और निशा हॉस्टल से बाहर जा रहे थे, तभी हॉस्टल की एक लड़की निशा के पास आती है। निशा, तुमने सना को देखा क्या? नहीं तो क्या हुआ? तुम सना के बारे में क्यों पूछ रही हो? सना कहीं मिल नहीं रही है। उसका फोन भी रूम में ही है। कल रात वो हमारे रूम में ही सोई थी, लेकिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वो हमारे रूम में नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर सुहानी को कल रात का इंसिडेंट याद आ जाता है। वो उस लड़की को याद करने की कोशिश करती है जिसे उसने कल सपने में देखा था। मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ सना जैसी ही लग रही थी। एक बात बताओ, कल रात सना ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? कल रात उसने व्हाइट कलर की नाइटी पहनी हुई थी। अब निशा और सुहानी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने सपने में सना जैसी एक लड़की को उस विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो लापता है। कुछ ही घंटों में सना के लापता होने की खबर पूरे हॉस्टल में फैल गई थी। सुहानी और निशा भी ये खबर सुनकर शॉक थे। वो दोनों इसी बारे में बात करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तूने सपने में सना जैसी लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो गायब है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। था तो वो सपना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अगर वो लड़की सना ही थी तो क्या सना भी मर चुकी है? निशा के इस सवाल से सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुझे डर है कि ऐसा ही हुआ है। सुहानी के इस जवाब से दोनों के बीच खामोशी आ जाती है। कुछ देर बाद सुहानी को एहसास होता है कि हॉस्टल की लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देख रही थीं। सुहानी को समझ नहीं आता कि आज लड़कियां इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। तभी एक लड़की सुहानी के पास आती है। क्या बात है सुहानी, तुम तो यहाँ सबसे आगे निकली। रात को किस लड़के के साथ बाहर थी? और ये सब कितने दिनों से चल रहा है? उस लड़की से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुहानी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इससे पहले सुहानी उस लड़की को जवाब दे पाती, संजना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हारे घर पे बता दूंगी कि घर जाने के नाम पर कहाँ और किसके साथ जाती हो। निशा की धमकी सुनकर वो लड़की डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सुहानी, तू इनके बारे में मत सोच, ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सुहानी उदास होकर बस हाँ में अपना सर हिला देती है और निशा के साथ रोहित से मिलने के लिए निकल जाती है। रोहित और विवेक एक ही हॉस्टल में रहते थे। आज कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक रोहित से मिलने वाले थे। सुहानी और निशा कॉलेज पहुंचकर गार्डन की तरफ जाते हैं। थोड़ा नजदीक आने पर उन्हें गार्डन में सिर्फ विवेक दिखाई देता है, रोहित नहीं। दोनों विवेक के पास पहुंचती हैं। ये रोहित कहाँ है? आज सुबह ही वो अपने घर चला गया। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आज सुबह जब मैं रोहित से मिलने उसके रूम में गया तो वो हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने कहा घर में एक इमरजेंसी आ गई है और वो चला गया। रोहित का अचानक से चले जाना सुहानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कल तक तो रोहित अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सुहानी की मदद चाहता था और आज वो बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। ये बात सुहानी को परेशान कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ गलत है। आज कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के काम से कॉलेज आए हुए थे। निशा, विवेक और सुहानी गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। तभी सुहानी नोटिस करती है कि पास खड़े कुछ लड़के सुहानी की तरफ देखकर ठीक उसी तरह हंस रहे थे जैसे हॉस्टल की लड़कियां हंस रही थीं। सुहानी और निशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़के इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। कल रात तुम किसी लड़के के साथ हॉस्टल से बाहर थी, ये बात किसी ने बॉयज हॉस्टल में भी फैला दी है। अब निशा बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब सिर्फ युवराज सर की वजह से हुआ है। उन्हें क्या जरूरत थी चुगलखोर आंटी बनने की? विवेक को भी निशा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। सुहानी को इससे बहुत एम्बैरस फील हो रहा था। इस वक्त वो बस कॉलेज से जाना चाहती थी, तभी एक लड़का सुहानी के पास से गुजरता है। कैसी कैसी लड़कियां आ गई हैं कॉलेज में। इनके लिए तो दिन भी कम पड़ जाते हैं, इसीलिए रातों को छुपकर बाहर जाना पड़ रहा है। ये सुनकर निशा का खून खौल जाता है। वो उस लड़के को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे पीटने लगती है। तुझे तो मैं बताती हूँ। तुम छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ तुम्हें कि मेरी दोस्त से कैसे बात करनी चाहिए। देखो, मैं सिर्फ वही बोल रहा था जो मैंने सुना था। अब तुम कुछ सुनने के लायक नहीं रहोगे। निशा छोड़ो इसे। सुहानी और विवेक उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। सुहानी अब बहुत दुखी हो गई थी।
वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो गुस्से में उन तीनों को देखता है और फिर से अपने दो दोस्तों के पास जाकर सुहानी का मजाक उड़ाने लगता है। यार मैं पिछले कई महीने से सुहानी पर ट्राई मार रहा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही निकल गई। यार ट्राई तो मैंने भी किया था, पर क्या करे, लड़की है ही इतनी कमाल की। इसके पीछे तो कॉलेज के कई लड़के लगे थे, लेकिन पता नहीं किसकी लॉटरी लग गई। लॉटरी तो लगी है भाई। लड़की आधी रात को हॉस्टल से चुपचाप निकलकर उससे मिलने जो जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़के वहीं खड़े हंस ही रहे थे, तभी अचानक से सभी की हंसी बंद हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने युवराज खड़ा उन्हें देख रहा था। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी खतरनाक आंखें सभी को डराने के लिए काफी थीं। युवराज चलकर उस लड़के के पास जाता है जिसने अभी अभी सुहानी पर कमेंट किया था। युवराज को अपने पास आते देख डर के मारे उस लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं। युवराज उस लड़के के कंधे पर अपना भारी हाथ रखता है। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं कुछ। सर के आगे उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। युवराज उस लड़के को गुस्से से घूर रहा था। जरूरत से ज्यादा बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, और तुम अच्छे से जानते हो जो मुझे पसंद नहीं होता उसके साथ मैं क्या करता हूँ। युवराज का गुस्सा देखकर उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी आंखों में डर लिए युवराज को देख रहा था। क्या वो लड़का युवराज के गुस्से का शिकार हो जाएगा? क्यों हर बार युवराज सुहानी को बचाने पहुंच जाता है? ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? अब तक वो लड़का पसीने से लथपथ हो चुका था। यस सर। युवराज एक नजर वहां खड़े सभी लड़कों को देखकर वहां से चला जाता है। युवराज की वो एक नजर ही सब लड़कों की हालत खराब करने के लिए काफी थी। वो समझ गए थे कि अब अगर उन्होंने किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें इस दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। सुहानी, निशा और विवेक को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए शाम हो जाती है। सुहानी और विवेक पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन निशा उन दोनों के साथ बैठे बोर हो रही थी। उसने कई बार वहां से बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे वहां से जाने ही नहीं दिया। कुछ देर बाद सुहानी और विवेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। वो तीनों गेट के पास पहुंचे ही थे, तभी सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है, जो उससे कुछ दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं भी साथ आती हूँ। नहीं, अभी नहीं। सुहानी युवराज की तरफ बढ़ जाती है। निशा भी सुहानी के पीछे जाती है, लेकिन विवेक उसे रोक लेता है। मुझे सुहानी के साथ जाना है। मैं उस युवराज दीवान को छोड़ूंगी नहीं। वो सुहानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? निशा, ये सुहानी को ही हैंडल करने दो। तुम गुस्से में सिचुएशन खराब कर दोगी। मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा। सुहानी पर भरोसा रखो और शांत रहो। युवराज वहां किसी आदमी से बात कर रहा था। युवराज के पास पहुंचकर सुहानी उसका हाथ पकड़ती है और एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे गुस्से से देखने लगती है। युवराज एक्सप्रेशन लेस होकर सुहानी को देखता है, जैसे उसे सुहानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मिस्टर युवराज दीवान, आप समझते क्या है खुद को? बिना कुछ जाने समझे वार्डन से आपने क्या कह दिया? आपकी वजह से यहाँ सब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। युवराज सुहानी की बात बिल्कुल शांत होकर सुनता है। सुहानी की बात पूरी होते ही युवराज उसे इग्नोर करते हुए फिर से उस आदमी से बात करने लगता है। जो आदमी इस वक्त युवराज से बात कर रहा था, वो आदमी हैरानी से ये सब देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी को युवराज दीवान के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए देखा था। युवराज की इस हरकत से सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो फिर से युवराज की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुहानी की चीख निकल जाती है और वो अपना हाथ पीछे लेती है। युवराज भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा था। युवराज की कलाई को छूने पर सुहानी का हाथ जल गया था। सुहानी हैरान थी, लेकिन युवराज सुहानी के हाथ को देख रहा था जिसमें अब छाले पड़ गए थे। सुहानी घबराकर वहां से चली जाती है। युवराज सुहानी का गुस्सा अच्छे से समझ रहा था। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका मजाक बने और लोग सुहानी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। लेकिन पता नहीं क्यों जब उसने कल सुहानी को किसी और के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने वार्डन को कॉल कर दिया। युवराज को एहसास था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अभी ये नहीं पता था कि गुस्से में लिया गया उसका ये फैसला सुहानी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। एक ऐसी मुसीबत जो हॉस्टल में उसका इंतजार कर रही थी। सुहानी विवेक और निशा के साथ कॉलेज के बाहर निकल जाती है। सुहानी, तुम युवराज सर से मत उलझो। टेक्निकली वो हमारे प्रोफेसर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनकी हॉबी है। युवराज सर दीवान एम्पायर के इकलौते वारिस हैं।
और सच कहूं तो इस वक्त पूरा दीवान एम्पायर वही चला रहे हैं। हम उनकी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। निशा भी विवेक की बात से सहमत थी। सुहानी उसकी बातें सुनती है और उदास मन से हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी और निशा देखते हैं कि हॉस्टल के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। शायद ये सना के मिसिंग केस के लिए यहाँ आए हैं। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों कुछ दूर रुककर वहाँ आई पुलिस को देखने लगते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर सुहानी की तरफ आता है। मिस सुहानी शर्मा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन सर, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? मिस सुहानी, कल रात से मिस सना मिसिंग है और कल रात आप भी हॉस्टल से बाहर थी। मुझे याद है जिस रात मिस मैरी का मर्डर हुआ था उस रात भी आप पुराने रोड के पास थी। हमें इस मिसिंग और मर्डर केस में आप पर शक है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुहानी और निशा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर सुहानी के साथ ये क्या हो रहा है और अब वो क्या करे। सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुहानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती। ये पता लगाना हमारा काम है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपको मर्डरर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मर्डरर बना देंगे। देखो, तुम हमारे काम में इंटरफेयर मत करो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। ये अच्छा है। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उसे आप अरेस्ट कर दो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप इसे कैसे लेकर जाते हो। सुहानी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन निशा को देखकर वो डर जाती है कि निशा अपने लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। निशा, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। अगर तुम भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई तो हमारी मदद कौन करेगा? ये सुनकर निशा शांत हो जाती है और इंस्पेक्टर सुहानी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। निशा ये सब बस देखती रह जाती है। वो सुहानी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस सुहानी का इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। सुहानी पुलिस से बार बार कह रही थी कि उसे सना के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद सुहानी को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। इधर निशा विवेक को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। सुहानी के अरेस्ट होने की बात पूरे कॉलेज में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। निशा और विवेक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो सुहानी को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाकर उनसे बात करते हैं। सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुहानी का सना के मिसिंग होने से कोई लेना देना नहीं है। ये पता लगाना हमारा काम है, हमें अपना काम करने दो। सर, सुहानी ऐसे लॉकअप में कैसे रहेगी? प्लीज उसे जाने दीजिए। वो इंस्पेक्टर भी काफी समय से शिमला में ही रह रहे थे। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि इन मर्डर्स के पीछे सुहानी का हाथ होना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें एक कंप्लेंट मिली थी जिसकी वजह से सुहानी को अरेस्ट करना जरूरी हो गया था। अगर तुम्हें सुहानी को रिलीज करवाना है तो तुम्हें उसकी बेल करानी होगी। जाओ और किसी वकील से मिलो, बिना बेल के मैं उसे नहीं जाने दे सकता। इंस्पेक्टर की बात सुनकर निशा और विवेक पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। रात के 8 बज गए थे। इस वक्त उन्हें कोई लॉयर मिलना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। निशा, आज तो कुछ नहीं हो सकता। हमें कल तक का इंतजार करना ही होगा। हम ऐसे सुहानी को पूरी रात लॉकअप में नहीं छोड़ सकते। अगर रात में उस पर फिर से अटैक हुआ तो? विवेक को भी यही डर था। रात हो चुकी थी। इधर युवराज अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठा था। उस मीटिंग हॉल का माहौल काफी गर्म था। युवराज के वहां होने से सभी की हालत बहुत खराब थी। सभी एक प्रोजेक्ट के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे थे, जिसे युवराज बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी युवराज का फोन बजता है। युवराज मीटिंग में होने की वजह से वो कॉल इग्नोर कर देता है। कुछ ही देर में फिर से फोन बजता है। ये देखकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं। युवराज फोन उठाता है। मिस्टर दीवान, सुहानी शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस आदमी की बात सुनते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आज की रात सुहानी की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने सुहानी को बहुत परेशान किया था। लॉकअप में बंद सुहानी कई घंटों से रो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसके मम्मी पापा को उसके अरेस्ट होने के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लॉकअप के अंदर सुहानी बिल्कुल अकेली थी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे। बाकी सब अपनी ड्यूटी करके घर जा चुके थे। सुहानी लॉकअप के एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल लॉकअप के अंदर आती है और खाने की थाली सुहानी के सामने रख देती है। ले लड़की, खाना खा ले। ये कहकर वो लॉकअप से बाहर चली जाती है। सुहानी उस थाली को देखती भी नहीं। उसे इस वक्त अपनी हालत पर रोना और उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार युवराज पर गुस्सा आ रहा था।
तभी उसे 2 लोगों के बहस करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर सुहानी का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आवाज़ें लॉकअप के बाहर से आ रही थीं। सुहानी उधर देखने के लिए अपना सर उठाती है और वो देखती है कि एक कांस्टेबल किसी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। लॉकअप का दरवाजा खोल। क्यों? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस लड़के को अंदर डालना है। तू इसे अंदर नहीं डाल सकता। लॉकअप में पहले से ही एक लड़की है। और इस लड़के ने किया क्या है? ये लड़का अपनी कार से 2 लोगों का एक्सीडेंट करके भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पकड़ा है। मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए कांस्टेबल उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे लॉकअप की तरफ ले जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रात का वक्त था और पुलिस स्टेशन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिस वजह से उस लड़के का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कांस्टेबल लॉकअप खोलकर उस लड़के को अंदर धकेलता है। बहुत देखे तेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। ये कहकर कांस्टेबल लॉकअप बंद कर देता है और अपने डेस्क पर वापस जाकर बैठ जाता है। वो लड़का गुस्से में लॉकअप के गेट को जोर से मारता है। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहानी पहले से ही काफी डरी हुई थी और इस तरह से एक लड़के के लॉकअप में आ जाने से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। क्या मुझे पूरी रात यहाँ इस गुंडे के साथ रहना होगा? ये सोचते हुए सुहानी एक नज़र उस लड़के को देखती है। तभी वो लड़का सुहानी की तरफ मुड़ता है। जब सुहानी उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज लॉकअप में क्या कर रहा है। युवराज फिर से पीछे मुड़कर उस कांस्टेबल को देखता है और अब उसके चेहरे पे गुस्से की जगह हल्की मुस्कान थी। कांस्टेबल भी युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर क्या है युवराज के लॉकअप में आने की वजह? क्या इसकी वजह सिर्फ सुहानी है या कुछ और? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।